फाइलर्स के लिए ऑब्वियसली एक हिकमत अमली आप लोग बना रहे हैं, पाबंदियां भी सख्त हो रही हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये, एक ड्राइवर, एक माली या फिर एक छोटा मजदूर जो छोटे दर्जे का मुलाजिम है, वो कैसे आपके फाइलर बनाएंगे और कैसे उनकी इतनी इनकम होगी कि वो फाइलर बन सकें? बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। आपको नहीं लगता कि ऐसा निज़ाम कोई बहुत सादा तो नहीं है कि हर आदमी खुद से फाइलर बन जाए? और आवाम में अगर इतनी सख्तियाँ होंगी तो मज़ीद शायद नफरत भी बढ़ेगी आपके लिए। देखें, गुजारिश ये है कि अगर जिन मसाइल की आपने निशानदही की, अगर उनको हल करना है इकरा, तो किसी ना किसी को तो रियासत का बोझ उठाना पड़ेगा ना, और जो साहिब हैसियत लोग हैं उन्हीं को उठाना पड़ेगा, ताकि हम दूध के डब्बे और दवाइयों के ऊपर टैक्स को कम कर सकें। तो हिसाब तो यही बनता है ना। तो अब मेरी गुजारिश ये है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनको, कोई आप मुझे बताएं, क्या बड़ी गाड़ी लेना चाहता है? कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है? क्या वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजता है? क्या वो बाहर जाके बैनुल अक़वामी दौरे करता है? तो जिन लोगों को हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी कंजम्पशन के जरिए, उनके पास ये सलाहियत और ये पसली मौजूद है कि उनको टैक्स नेट के अंदर होना चाहिए, और उनको हम शवायद दे के उनको दिखाएंगे कि ये देखें, आपके पास ये 3 गाड़ियां आपके नाम के ऊपर हैं, ये आपने 4 दफा आपने बैनुल अक़वामी दौरे किए हैं, ये आपके पास असला लाइसेंस मौजूद है, ये आप 2 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड की परचेज करते हैं। आए अपनी आमदनी को जस्टिफाई कर दें, और अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो बताएं आप फाइलर क्यों नहीं, और अगर आप फाइलर बन जाएंगे तो अपना जायज हिस्सा दें, ताकि हम दूध के डब्बे के ऊपर और इनडायरेक्ट टैक्सेशन को कम कर सकें। तो इस सोच के साथ इस निजाम को आगे लेके जाया जाएगा। कोई एक आदमी जो नॉन फाइलर हो और जिसने पास गाड़ी भी मौजूद ना हो, जो इस किस्म की जो आपकी एक्सपेंसिव, जो आपकी कंजम्पशन की आइटम्स को इस्तेमाल भी ना करता हो, कोई उसके पीछे नहीं जाएगा। उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वसाइल बढ़ाने की कोशिश है, और जो हकदार लोग जिनको अपना हिस्से में अपना इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालना चाहिए, अगर हम उनके पीछे जाएंगे, चाहे वो काश्तकार हों, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर्स हों, तो फिर ही हम जिन चौकीदारों की, जिन ड्राइवरों की आप बात करिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकेंगे और उनको एक बुनियादी बेसिक क्वालिटी ऑफ जिंदगी मुहैया कर सकेंगे। अच्छा, दूसरी जाने वाली, ये पंजाब में वज़रा और मशीराने अराकीन असम्बली की तनख्वाहों में होशरबा इजाफा हमने देखा। इससे पहले जजेस और कौमी असम्बली के अराकीन की तनख्वाहों में टैक्स फ्री इजाफा किया गया, यानी कि मुश्किल होगा उनके लिए गुजारा, अगर महंगाई में आम आदमी के लिए इतना मुश्किल है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि हम इतना बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं कि इतनी हुक्मरानों की तनख्वाहें बढ़ा दी जाएं? देखें, हुकूमत का हुजम हमें छोटा करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर तो मैं अनक्वालिफाइड अपनी आप को राय दे रहा हूँ, पर गुजारिश ये इकरा के जो सियासतदान कई ऐसे बैकग्राउंड से भी आते हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, अगर उनको एक रीजनेबल आप अपना मुआवजा नहीं देंगे, तो वो मुझे बताएं अच्छे लोगों को आप सियासत में किस तरह लेके आएंगे। उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने, जो आप जानती हैं तंग दस्ती है उसको सामने रखते हुए, उन्होंने मेरा नहीं ख्याल वफाक के अंदर कोई तनख्वाहें कोई बहुत ज्यादा बढ़ाई हैं। वो उनकी काबीना भी जो है बगैर तनख्वाह के काम कर रही है, वो खुद भी कोई तनख्वाह नहीं लेते। वजीर आजम हाउस के अखराजात भी वो खुद उठाते हैं। तो वफाक के अंदर तो हमने जिस हद तक हम इन चीजों को कंट्रोल रख सकते हैं रखा हुआ है, और जो सूबे के अंदर तनख्वाहें मैंने भी अखबार में पढ़ी हैं, वो बिल्कुल उसके अंदर बेपनाह इजाफा है। उसके अंदर देखना यह पड़ेगा कि उनकी कब आखिरी दफा तनख्वाहें बढ़ाई गई थी, क्या 10 साल 20 साल में तनख्वाह नहीं बढ़ी, और क्या उनके जैसे जो बाकी लोग जो उसी तरह की शोबा जिंदगी के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें किस किस्म की हैं। क्योंकि हर बंदा तो अच्छी साहिब हैसियत बैकग्राउंड का नहीं होता ना इकरा, तो आपको सारी उंगलियों को एक बराबर तो नहीं देखना चाहिए। पर फिर भी आई एक्सेप्ट योर पॉइंट, बट उसका बेहतर जवाब आपको मुश्तबा शुजा-उर रहमान साहब, जो वफाकी जो वजीर हैं पंजाब हुकूमत के खजाने के, वो अपने वसाइल और अपने अखराजात और उनके अंदर क्या उन्होंने तरतीब बनाई है, क्या प्रायोरिटी बनाई है, उसके ऊपर बेहतर जवाब तो वो दे सकते हैं। अच्छा, वैसे अली साहब ये बताइएगा कि नवाज शरीफ से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? बिकॉज आप भी उन सीनियर रहनुमाओं में से एक है, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे रहनुमा ये शिकवा करते नजर आते हैं कि वो पार्टी के अहदेदारों से नहीं मिलते और अपनी गुजारिशात सामने नहीं रख पाते। क्या वजह है कि आपकी लीडरशिप गुरेजा है पार्टी रहनुमाओं से मिलने में? देखें, मैं आज भी अगर आप देखें पार्टी के जो हमारे वजीर आजम हैं, उनसे
3 घंटे हमने जो रेवेन्यू डिवीजन की सारी कारकर्दगी है उसके ऊपर मुलाकात की। नवाज शरीफ साहब जब से आए हैं, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं, उनके साथ हमने बहुत सी बैठकों में बैठ के उनसे रहनुमाई हासिल करने की भी कोशिश की है जब वो मॉडल टाउन के अंदर अपने सेक्रेटेरिएट में आते हैं। पर इकरा, गुजारिश ये है कि अगर वो आपकी तसल्ली के लिए या किसी दोस्त की दिलासा देने के लिए अगर उस तरह से मुहैया नहीं भी हैं तो मुझे बताएं, क्या वो खिला किसी जगह पे वो पुर करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने कोई कसर छोड़ी है? क्या क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा नवाज शरीफ साहब की या अली परवेज नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी नहीं कर रहा? तो वजीर उनकी वो पार्टी के मामलात को किस तरह से स्ट्रीमलाइन करेंगे, किससे मिलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो अपना एक एजेंडा, अपना एक प्रोग्राम के मुताबिक चल रहे हैं। और हम सब लोग मच्योर सियासतदान हैं, हमें पता है कि पार्टी का क्या नजरिया है, पार्टी के लिए क्या प्रायोरिटीज हैं, हम उसके मुताबिक मिलकर काम कर रहे हैं। और अगर किसी को कोई गिला है तो मेरे से नहीं तो मुझे अपना गिला जरूर पहुंचा दे। मैं मैडम से, मरियम नवाज साहिबा से, हमजा साहब से, शहबाज साहब से, जो सारे उनके नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात कराने की कोशिश करूंगा। और अगर फिर भी उनकी तसल्ली नहीं होती तो उनकी गुजारिश लेके मियां नवाज शरीफ साहब के सामने भी पेश हो जाऊंगा। बिल्कुल सही, चूंकि आपका ताल्लुक भी पंजाब से ऑब्वियसली है तो आप विफाक में, लेकिन पीपल्स पार्टी भी आप लोगों से बात बात पे रूठ जाती है। आज सरदार गवर्नर, पंजाब के जो गवर्नर है, वो फरमा रहे थे कि मजबूरी में और ये हमने इत्तेहाद किया और इसका बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। आपको लगता है इतने मसाइल होने के बावजूद ये सेटअप बरकरार रहेगा? देखें, गवर्नर साहब भाई हैं हमारे, वो काबिल एहतराम है। हम सबको एक दूसरे की जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। हालात कठिन है और हम उसके अंदर बेहतरी ला रहे हैं मिल के। मुझे आप बताएं वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का साथ नहीं दिया? उन्होंने हर जगह आके रियासत के मफाद के अंदर अपना किरदार अदा किया है, चाहे वो कोई लेजिस्लेशन हो, चाहे पंजाब की हुकूमत हो, चाहे वफाक की हुकूमत हो। कल भी बिलावल साहब वजीर आजम साहब के साथ जो उनकी टीम थी वजीर आजम साहब को मिली, मौलाना फजलुर रहमान साहब को मिली। हमें इंक्लूसिव सियासत करने की जरूरत है। इकरा, जरूर तनकीद करें पर वजह तो बताएं ना कि किस लिए तनकीद करें और हमें क्या बेहतरी करनी चाहिए। तो इस नजरिए के साथ मैं तो बल्कि ये भी ख्वाहिश रखता हूं कि हमें जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, पाकिस्तान के मफाद को सामने रखते हुए उनके लिए भी मेरे दरवाजे खुले हैं, वजीर आजम साहब के दरवाजे खुले हैं। आए बताएं कि पाकिस्तान को हमने इस जमूद से बाहर कैसे निकालना है, उसको किस तरह पायदार और जामे तरक्की देनी है। इसके लिए हमें हर किसी के साथ इज्जत देनी भी चाहिए और हमें एक दूसरे की इज्जत करनी भी चाहिए और रियासत के मफादात को मुकद्दम रखते हुए इस निजाम को आगे चलाना चाहिए। इसलिए मैं किसी छोटी सियासत के अंदर उंगली उठाने में ना बिलीव करता हूं, ना मैंने कभी किया और ना मैं करूंगा। बिल्कुल सही, आपने कहा कि वजीर आजम के भी दरवाजे खुले रहते हैं, तो चूंकि आपने जिक्र कर ही दिया तहरीक इंसाफ का, तो एक आखिरी सवाल, ये जो आज सानहा 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं हुई हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कहा है कि इनके सहूलतकारों को आखिरी हद तक सजा मिलनी चाहिए और उनका इशारा ऑब्वियसली बानी पीटीआई की तरफ ही था, यानी कि मानेगी नहीं हुकूमत जब तक बानी पीटीआई का भी ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चलेगा। देखें, बानी पीटीआई को तो इकरा एक सेकंड के लिए साइड पे करते हैं। जिन लोगों ने भी हमारे रियासत के इदारों के ऊपर चढ़ावा किया, चाहे वो अली परवेज हो, चाहे या इकरा हारिस हो या कोई और शख्सियत हो, उसको कानून का सामना करना पड़ेगा और बिल्कुल परसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए। पर हर बंदा जिसने कोई रियासत के मफादात के खिलाफ सियासत खेली है, छोटी सियासत खेली है, उसको प्रोसिक्यूट और अदालत के अंदर एक मौका मिलना चाहिए कि अपनी दिफा कर सके। और उसके बावजूद अगर सजा होती है तो इट शुड बी टेकन एज अ मैटर ऑफ लॉ और इसके ऊपर सियासत हमें नहीं करनी चाहिए और हमें मुल्क के मरहमों के ऊपर अपनी गलती की निशानदेही करते हुए आगे चलना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अली। चीज़ अगर आप बेहतर तरीके से समझा पाएं, मार्केट ऊपर अच्छी जा रही है, स्टॉक मार्केट, मईशत की डायरेक्शन भी दुरुस्त है, सरमायाकारी भी बढ़ रही है, महंगाई भी आप लोग बता रहे हैं नीचे आ गई है, शरह सूद में मुसलसल कमी हो रही है, लेकिन डॉलर की कीमत नीचे नहीं आ रही। ये कोई खामोश मुआहदा है कि जो डॉलर की कीमत को नीचे आने नहीं देता? इकरा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, मैं सबसे पहले तो इस चीज़ से आगाज़ करना चाहता हूँ कि हुकूमत ने किसी जगह के ऊपर ये क्लेम नहीं किया कि दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं। हमने जो सिर्फ क्लेम किया है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जहाँ पे पाकिस्तान को जिस नहज पे ला के हमें दिया गया, शहबाज शरीफ साहब को उसकी क़ियादत सौंपी गई, उस वक़्त पाकिस्तान दिवालियापन के किनारे के ऊपर खड़ा हुआ था। और आज जिन सारे इशारों की तरफ आपने निशानदेही की, ये सब सिर्फ और सिर्फ
एक चीज का इजहार कर रहे हैं कि जो मुश्किल रास्ता शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी हुकूमत ने इख्तियार किया, शायद वही एक जिम्मेदार रास्ता था, तरीका था जिससे आप अपनी मईशत को बहाल कर सकते हैं। और सारे के सारे सरमायाकार, चाहे वो अंदरून मुल्क के हों, आप स्टॉक एक्सचेंज की जब बात करती हैं, बाकी की मार्केट्स की बात करती हैं, तो उसके अंदर जो इत्तेमाद उनके इंडेक्स के बढ़ावे के अंदर नजर आता है, उसकी एक झलक है। इसी तरह जो आपके बैनुल अक़वामी आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी जो इत्तेमाद शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसियों के अंदर है, वो नजर आता है आपको रेटिंग्स की अपग्रेड की शक्ल के अंदर, आपके डॉलर ब्राउन बॉन्ड्स की प्राइस की बेहतरी के अंदर, आपकी जो बाहर आपकी जो आपके फ्रेंडली मुल्क हैं उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने के लिए बढ़ जाना, ये वो सारी चीजें जो आपको दोनों जगह के ऊपर एतमाद का इजहार करती हैं। और हम यहाँ पे किसी जर्नलिस्ट को डरा के, धमका के, किसी और तरह कोई लालच दे के तो हम शायद कोई गलत खबर लिखवा लें, पर जो आपका सबसे बड़ा इत्माद का इजहार होता है ना इकरा, वो ये है कि जी आपके बैनुल अक़वामी जरीदे, बैनुल अक़वामी इन्वेस्टर्स, बैनुल अक़वामी आपके जो कमेंटेटर्स हैं जो मईशत को फॉलो करते हैं, वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि कम अज़ कम मार्केट ने वो जो हमने मुश्किल रास्ता इख्तियार किया उसको उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, और आपको वो उसके समरात भी अब आपको नजर आना शुरू हो गए, चाहे वो महंगाई की कमी की सूरत हाल में, क्योंकि जब आप दिवालियापन पे तो 40% के करीब महंगाई थी, अब 5% के अंदर आ गई हुई है। तो ये वो सारी चीजें जिससे गरीब आदमी की जिंदगी बेहतरी की तरफ यकीनन आगे बढ़ेगी। अब जो आपने सवाल किया कि डॉलर का जो रेट है उसके अंदर बेहतरी क्यों नहीं नजर आ रही, तो उसमें गुजारिश ये इकरा कि हमारे पास जो इस वक्त बैरूनी कर्जे हैं उनकी अगर आप रीपेमेंट्स देखें तो अगले 4 से 5 साल के अंदर, और ये मैं कोई आपसे हवा में नंबर नहीं पेश कर रहा हूं, ये आप IMF की जो अपनी पाकिस्तान की कंट्री रिपोर्ट पिछले महीने शाया हुई है उसके अंदर आप देखें तो उसके अंदर नजर आता है तकरीबन 110 अरब डॉलर की आपको एक्सटर्नल ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है। और जब आपके पास जो ज़खायर थे वो चंद हफ्तों के रह गए थे जब शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत दी गई, और उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मेहनत से, बेहतर पॉलिसियों से, जिम्मेदार फैसलों से इनको 2 महीने के ऊपर लेके आए, तो सूरत हाल बिल्कुल बेहतर है। पर आज भी ये कोई बहुत कंफर्टेबल नहीं है। देखें, इंडिया के पास 600-700 अरब के ज़खायर हैं डॉलर के, चाइना के पास 1000 अरब से ज्यादा के ज़खायर हैं। तो हम आज भी बड़ा एक फाइन रास्ता है जिसको वॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज को जानते हुए कि करेंसी का हमारी जो इंपोर्टेड जो महंगाई है उसके ऊपर एक डायरेक्ट उसका इंपैक्ट आता है। तो इन सारी चीजों को बैलेंस करके अब कोशिश ये होगी सारी की सारी पॉलिसी डायरेक्शन की कि जो रोजमर्रा अशिया हैं उनकी कीमत के अंदर आपने कमी किस तरह लेके आनी है, ताकि जो गरीब आदमी अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा आपके अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए, आटा, चीनी, घी, इन चीजों के ऊपर सर्फ करता है, उसकी कीमतों के अंदर कमी लाई जा सके, क्योंकि उसके अंदर होर्डिंग का भी आंसर आता है, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस का भी आता है, क्रॉप डिस्ट्रप्शंस का भी आता है। तो इन चीजों को हम बेहतर अंदाज में अटेंड करते हुए सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो रोजमर्रा अशिया की कीमतें जो आज भी 9-10% के करीब हैं, उनको भी लो सिंगल डिजिट में लाने की कोशिश करेंगे, और सारे का सारा पॉलिसी का ध्यान इंशाल्लाह आपको उधर नजर आएगा। बिल्कुल सही। अच्छा,